हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। हिस्ट्री का लेसन 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी अब हम देख रहे हैं। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी मतलब समानता के लिए जो भी संघर्ष हुआ है, जो भी स्ट्रगल हुआ है, उस पर यह लेसन आधारित है। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडिया स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज इम्पॉर्टेंट। अब मॉडर्न इंडिया का अगर हमको प्रोग्रेस करनी है या फिर हमें जो भी स्ट्रगल करना है तो वह उसके लिए हमको पॉलिटिकल फ्रीडम जो था वो बहुत ज़रूरी था। द स्ट्रगल वॉज बेस्ड ऑन ब्रॉड फिलोसॉफी ऑफ मीन्स एमेनिसिपेशन। Therefore, in course of this struggle, along with political dependence, there was opposition to things like feudalism, social inequality, economic exploitation. तो यह स्ट्रगल जो था वह बहुत बड़े पैमाने पर चलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस स्ट्रगल में न केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत थी, बल्कि बहुत सारे ऐसे अपोजिट सोशल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बहुत अड़चनें थी कि हम अपने मॉडर्न इंडिया को खड़ा कर सकें। क्योंकि उस समय राजनीतिक असमानता थी, सोशल इनइक्वालिटी थी, मतलब समाज में एकता नहीं थी, ऊंच नीच वाले भेदभाव चल रहे थे, और इकोनॉमिकली भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन था। अमीर ज़्यादा अमीर और गरीब ज़्यादा गरीब, इस तरह की सारी कंडीशंस चल रही थी। लाइक फ्रीडम द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रीडम की तरह इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वह भी बहुत ज़रूरी था। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स built up by various social groups such as farmers, workers, women, Dalits, etc., as well as the stream of socialism giving importance to equality, proves to be significant. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो जो भी उस समय मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, और उन्हीं के क्यों हुए, क्योंकि पूरी तरह से समाज में एकता लानी थी। तो जो भी असमानताएं थी उनमें जो जो भी मूवमेंट्स हुए उसमें फार्मर्स का था, वर्कर्स, वुमेन, दलित जो थे, उनके सबके जो मूवमेंट्स थे, आंदोलन थे, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। विदाउट रियलाइजिंग इट्स कंट्रीब्यूशन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जब तक हम इनके कंट्रीब्यूशन को नहीं समझेंगे तो हम हमारे देश की प्रगति कैसे आगे बढ़ी, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे। देयरफॉर लेट अस स्टडी सम ऑफ दिस मूवमेंट्स। तो हम आगे चलकर ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स या आंदोलन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पीसेंट मूवमेंट। पीसेंट मूवमेंट मतलब जो किसान हैं उनके द्वारा किस तरह से आंदोलन हुए। द इंडियन फार्मर्स हैड टू सफ़र ड्यू टू द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इंडियन फार्मर्स थे वो बहुत ही मतलब सफ़र हो चुके थे, बहुत ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही ख़राब थी, जिसकी वजह से उनके ख़राब इफ़ेक्ट्स इन फार्मर्स पर पड़ रहे थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी लैंडलॉर्ड्स होते थे, साहूकार होते थे, उनको प्रोटेक्ट करती थी। दे गिव अनजस्ट ट्रीटमेंट टू द फार्मर्स। और फार्मर्स को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं मिल रहा था। ऑन मेनी ओकेजन्स द फार्मर्स रोज अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। बहुत बार तो ये फार्मर्स खड़े होते थे इन इनजस्टिस के विरोध में। लेकिन द पीसन्स इन बंगाल formed their union and revolted against the compulsion of cultivating indigo। तो हमने पहले कुछ लेसन्स में देखा था कि इंडिगो की खेती करना यह फार्मर्स के लिए ज़रूरी कर दिया गया था। तो बंगाल में कुछ जो फार्मर्स थे वो खड़े भी हुए और उन्होंने इंडिगो की खेती न करने के लिए आंदोलन किए। द प्ले नील दर्पण रिटन बाय दीनबंधु मित्रा brought to the notice of the society the wretched conditions of the peasants producing indigo। तो एक प्ले है नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्रा इन्होंने लिखा है। तो उसमें बताया गया कि किस तरह से फार्मर्स लोगों को तंग किया जाता था इंडिगो की खेती करने के लिए, और उनकी कंडीशंस क्या थी उस समय। तो उसको चीज़ को यह नाटक जो है बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। इन 1875 फार्मर्स फ्रॉम Maharashtra rose in revolt against the atrocities of the landlords and money lenders। और 1875 में फार्मर्स जो महाराष्ट्र के थे उन्होंने भी विरोध किया।
जो लैंडलॉर्ड्स थे और मनी लैंडर्स थे उनके विरोध में, जो साहूकार थे, कर्ज देने वाले जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया। किसान सभा इन 1918 अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र जो थे उनके लीडरशिप में उन्होंने 1918 में आंदोलन किया। द मोपला पीसन्स रोज इन ग्रेट रिवोल्ट इन केरला। केरला में भी मोपला पीसन्स जो थे, फार्मर्स थे, उन्होंने भी आंदोलन किया या फिर रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रश्ड इट डाउन। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे भी क्रश कर दिया, मतलब इस आंदोलन को भी चलने नहीं दिया। इन 1936 विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रोफेसर एन.जी. रंगा द अखिल भारतीय किसान सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड। और 1936 में प्रोफेसर एन.जी. रंगा के इनिशिएटिव से अखिल भारतीय किसान सभा इस्टेब्लिश की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। दिस सभा प्रेजेंटेड अ डिक्लेरेशन ऑफ पीसन्स राइट्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे प्रोफेसर एन.जी. रंगा जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था उसके बारे में उनका पिक्चर यहाँ दिया गया है, देखिए। और इस सभा को में क्या प्रेजेंट किया गया था? डिक्लेरेशन ऑफ पीसन्स राइट्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने जो फार्मर्स हैं उनके राइट्स को रखा गया था। द सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन रूरल पार्ट ऑफ फैजपुर इन महाराष्ट्र। और कांग्रेस का यह सेशन या अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में भरा था। थाउजेंड्स ऑफ पीसन्स अटेंडेड दिस सेशन। और इसमें हजारों की संख्या में पीसन्स आए थे, किसान आए थे। इन 1938 द क्रॉप्स इन ईस्टर्न खानदेश वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेन्स। 1938 में पूर्वी खानदेश का जो भाग है महाराष्ट्र का, वहाँ पर हैवी रेन्स की वजह से जो फसलें हैं वह नष्ट हो चुकी थी। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वॉज माइजरेबल। और जो फार्मर्स की कंडीशंस थी बहुत ही दयनीय हो गई थी। इन ऑर्डर टू गेट द लैंड रेवेन्यू वेव्ड, सानी गुरुजी ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस एट मेनी प्लेसेस। तो इन रेवेन्यू में छूट मिले इसलिए साने गुरुजी जो थे उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, प्रोसेशंस किए थे जगह जगह पर कि ताकि किसानों को राहत मिल सके। ही टुक आउट मार्चेस ऑन द कलेक्टर ऑफिस। उन्होंने कलेक्टर ऑफिस तक मार्च भी निकाला। द पीसन्स पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द रिवॉल्यूशनरी पीरियड ऑफ 1942। और ये घटना 1942 की है जिसमें कि फार्मर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। Sane Guruji built up unity of workers. He tried to create strong center of workers union at Dhule, अम्बलनेर। साने गुरुजी ने वर्कर्स के बीच में यूनिटी स्थापित की थी और उन्होंने ट्राई किया था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर बने वर्कर्स यूनियन का धुले अमलनेर में। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मिल वर्कर्स यूनियन ऑफ अमलनेर। अमलनेर का जो वर्कर्स मिल यूनियन था उसके ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। ही वेंट ऑन फास्ट एंड टू डेथ टू ओपन द डोर्स ऑफ विट्ठल टेम्पल एट पंढरपुर फॉर द दलित्स। उस समय दलितों को पंढरपुर के मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, तो साने गुरुजी ने यह आमरण अनशन करके यह मंदिर दलित लोगों के लिए भी खुले करवाए। अभी हम देखते हैं वर्कर्स यूनियन के बारे में। In the latter half of the 19th century, textile mills, railway companies and such industries were started in India. तो हाफ 19th सेंचुरी के हाफ में ही टेक्सटाइल मिल जो थी, रेलवे कंपनीज और ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया में स्टार्ट हो चुकी थी। द वर्कर्स ग्रुप हैड नॉट अरोज्ड ऑन लार्ज स्केल बट इन दिस पीरियड एफर्ट्स वर मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। तो उस समय कुछ ग्रुप्स जो थे वर्कर्स के, उनके एफ़र्ट्स की वजह से ऐसी एक ग्रुप बनाया गया कि वर्कर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। शशिपद बैनर्जी एंड नारायण मेघाजी लोखंडे ऑर्गेनाइज्ड द वर्कर्स एट लोकल लेवल। तो जो शशिपद बैनर्जी और नारायण मेघाजी लोखंडे थे उन्होंने वर्कर्स को लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया। लोखंडेज कंट्रीब्यूशन टू वर्किंग क्लास मूवमेंट वॉज सो वैल्यूएबल दैट ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट। तो इंडियन वर्कर्स मूवमेंट के लिए आगे बढ़कर काम करने वाले यह लोखंडे थे और उन्हें आज भी फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट कहा जाता है। डू यू नो में हमें दिया है द नेटिव प्लेस ऑफ नारायण मेघाजी लोखंडे वॉज कान्हेसर नियर सासवड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। इनका जो नेटिव प्लेस थी कान्हेसर थी, जो कि पुणे में
सासवड़ के पास है। ही फॉर्म द मिल वर्कर्स यूनियन नोन एज बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन इन 1890। 1890 में उन्होंने वर्कर्स की जो मिल यूनियन थी, वर्कर्स यूनियन जो बनाई थी, उससे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का नाम दिया गया। दिस वर्कर्स यूनियन इज़ बिलीव टू बी द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन इंडिया। और यह वर्कर्स यूनियन ही ऐसा बिलीव किया जाता है कि ऑर्गेनाइज मूवमेंट जो हुई इंडिया में उसके लिए एक शुरुआत थी। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ मुंबई ब्रांच ऑफ सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय महात्मा फुले। और वह चेयरमैन थे मुंबई ब्रांच के सत्यशोधक समाज के, जिसे महात्मा फुले ने बनाया था। ड्यू टू हिज एफर्ट्स फ्रॉम 10 जून 1890 द वर्कर्स स्टार्टेड गेटिंग वीकली हॉलीडे ऑन संडे। और उनके एफर्ट्स की वजह से ही 10 जून 1890 से वर्कर्स को संडे का जो छुट्टी है वो मिलने लगी थी। At the same time, an agitation was launched against the wretched condition of the tea plantation workers in Assam। और उसी समय में जो टी प्लांटेशन वर्कर थे, जो चाय के बाग में काम करने वाले वर्कर्स थे आसाम में, उनके लिए भी एक यूनियन की तरह ही लॉन्च किया गया। इन 1899 द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIP, जिसे कहा गया रेलवे वर्कर्स कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। तो 1899 में जो रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने एक स्ट्राइक की अपनी डिमांड्स के लिए। ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वर्कर्स कैरीड आउट स्ट्राइक फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सपोर्ट ऑफ स्वदेशी। और इसी तरह से एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो हुई है वर्कर्स की, उसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट को भी बहुत ही सहायता मिली। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वॉज राइज ऑफ वर्कर क्लास इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो वर्कर्स क्लास जो था इंडिया में बहुत बढ़ गया। एंड देन अ नेसेसिटी फॉर नेशन वाइड वर्कर यूनियन वॉज फेल्ट। और एक ऐसी नेसेसिटी फील हुई कि वर्कर्स यूनियन होना चाहिए। विद दिस नेसेसिटी 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड। और इस तरह से 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश की गई। NM जोशी हैड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ AITUC। और इसके जो मेजर रोल निभाया था NM जोशी ने। लाला लाजपत राय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ AITUC। और जो ये यूनियन थी उसके प्रेसिडेंट फर्स्ट सेशन के लाला लाजपत राय थे। ही टोल्ड द वर्कर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। उन्होंने वर्कर्स को आग्रह किया कि वह भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। Shripad Amrut Dange, Muzaffar Ahmad, such socialist leaders, by spreading the socialist ideology among the workers, worked to form a militant organization। श्रीपद अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद जैसे सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वर्कर्स में फैलाई कि जिससे कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने। इन 1928 द मुंबई मिल वर्कर्स यूनियन वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 6 मंथ्स। और इस तरह से हमारे स्वदेशी मूवमेंट को बहुत आधार मिला, जिसमें कि 1928 में मुंबई मिल वर्कर थे, उन्होंने स्ट्राइक की 6 महीने के लिए। मैनी सच स्ट्राइक्स वर मेड बाय द रेलवे वर्कर्स, जूट मिल वर्कर्स एट्सेट्रा। और ऐसी ही स्ट्राइक रेलवे के वर्कर्स ने और जूट मिल के वर्कर्स ने भी की। द गवर्नमेंट वॉज डिस्टर्ब टू सी द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट। इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह हिल गई, क्योंकि वर्कर्स जगह जगह पर स्ट्राइक कर रहे थे यूनियन बनाकर। टू सप्रेस दिस मूवमेंट लेजिस्लेशंस वर मेड। तो ऐसे समय में इस मूवमेंट को दबाने के लिए लेजिस्लेशन फिर से बनाए गए, रूल बनाए गए। द वर्कर्स स्ट्रगल प्रूव टू बी सपोर्टिव टू द नेशनल मूवमेंट। इस तरह से वर्कर्स का जो स्ट्रगल था हमारे नेशनल मूवमेंट में बहुत सपोर्टिव रहा। सोशलिस्ट मूवमेंट क्या थी? मैनी ऑफ द यंग एक्टिविस्ट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल्ट दैट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ नेसेसरी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बहुत सारे यंग एक्टिविस्ट ऐसे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सोचते थे कि हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसके लिए हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकाल फेंकना होगा। सिमिलरली दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द सोसाइटी शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। और उनका ऐसा मानना था कि हमारी जो सोसाइटी है उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, उसे फिर से बनाने की ज़रूरत है। कौन से प्रिंसिपल पे? इकोनॉमिकली और सोशली सभी इक्वल रहें।
थ्रू दिस रियलाइजेशन देयर वॉज राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, और इस रियलाइजेशन की वजह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की ग्रोथ हुई. द सोशलिस्ट यूथ वाइल they were in prison at Nasik decided to form the Socialist Party within the Indian National Congress. जो सोशलिस्ट यूथ्स थे जब वह प्रिजन में भी थे, नासिक की जेल में भी थे, तब भी उन्होंने डिसाइड किया कि हम सोशलिस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में बनाएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन इन 1934 द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड विच इंक्लूडेड लीडर्स. तो इस डिसीजन की वजह से 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, जिसमें कि लीडर्स थे. कौन कौन लीडर्स थे? आचार्य नरेंद्र देव, देखिए इनके पिक्चर्स यहाँ पर दिए हैं. देव जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सब इसके लीडर्स थे. इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 दीज यंग सोशलिस्ट वर इन द फोर फ्रंट. और जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो यही यंग सोशलिस्ट जो थे वो सबसे आगे थे. इंडियंस गॉट इंट्रोड्यूस टू कार्ल मार्क्स एंड हिज कम्युनिज्म. इंडियंस ने जो था इंट्रोड्यूस किया था कार्ल मार्क्स को और इसके कम्युनिज्म को. लोकमान्य तिलक हैड ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल ऑन मार्क्स इन 1881. लोकमान्य तिलक ने ऑलरेडी एक आर्टिकल मार्क्स पर लिखा है 1881 में. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म वॉज फेल्ट इन इंडिया. और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में कम्युनिज्म हमारे देश में फील होने लगा. मानवेंद्र नाथ रॉय प्लेड एक्टिव रोल इन द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट. और मानवेंद्र नाथ रॉय ने एक एक्टिव रोल प्ले किया था इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट में. इन 1925 द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया. और इस तरह से 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में फॉर्म हुई. द वर्क ऑफ बिल्डिंग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्कर्स एंड पीसन्स वॉज डन बाय द यंग कम्युनिस्ट. और यंग कम्युनिस्ट ने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए वर्कर्स के और पीसन्स के भी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड फीलिंग द डेंजर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को फील होने लगा कि अब कम्युनिस्ट मूवमेंट की वजह से उन्हें खतरा होगा. श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकांत, जोगलेकर एट्सेट्रा वर अरेस्टेड. तो ये जो भी मेन लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट किया गया. दे वर चार्ज्ड विद प्लानिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल. उन पर चार्ज लगाया गया कि वो ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से ओवरथ्रो करना चाहते हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं. दे वर गिवन डिफरेंट पनिशमेंट्स. और उनको बहुत अलग अलग शिक्षाएं दी गई. द ट्रायल टुक प्लेस एट मीरठ एंड इज देयरफॉर नोन एज द मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस. और ये जो ट्रायल हुआ था मीरठ में, तो उसे मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है. इवन आफ्टर द मीरठ ट्रायल द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट वर्कर्स मूवमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट. लेकिन मीरठ ट्रायल के बाद भी कम्युनिस्ट वर्कर्स का जो मूवमेंट था वो वही उसी की तरह ठीक वैसे ही बना रहा जैसे वह पहले था. फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था? इन द इंडियन सोशल सिस्टम वुमेन वर गिवन सेकेंडरी पोजीशन. इंडियन सोशल सिस्टम जो था उसमें जो लेडीज़ थे, वुमेन थे, उनको सेकेंडरी पोजीशन में रखा गया था. ये तो हमें मालूम है कि हमारा सोशल सिस्टम उस समय बहुत ज़्यादा मतलब लेडीज़ या वुमेन को हमेशा नीचे रखता था. ड्यू टू मैनी इविल प्रैक्टिसेस दे वर सब्जेक्टेड टू इनजस्टिस. और बहुत ऐसी इविल प्रथाएं थी हमारे समाज में कि उन्हें हमेशा इनजस्टिस मिलता था. बट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड देयर वॉज एन अवेकनिंग अगेंस्ट इट. लेकिन मॉडर्न पीरियड में इन सब चीज़ों में बहुत अवेकनिंग आई. सम ऑफ द मेल रिफॉर्मर्स टुक इनिशिएटिव इन द रिफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू वुमेन. और कुछ ऐसे मेल रिफॉर्मर्स थे जो हमारे समाज को बदलना चाहते थे. उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस मूवमेंट को रिफॉर्म किया. रिलेटेड टू वुमन, जो कि वुमन से रिलेटेड थे, ऐसे जो आंदोलन थे उसको उन्होंने क्या किया, इनिशिएट किया. इन द कोर्स ऑफ टाइम वुमन लीडर्स स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड. और उस समय में कुछ वुमेन लीडर्स जो थे आगे आए. देयर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कैम टू बी स्टैब्लिश्ड. और ऐसे वुमेन लीडर्स जो थे उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए. पंडिता रमाबाई स्टैब्लिश द आर्य महिला समाज. जैसे पंडिता रमाबाई थी, उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की. एंड शारदा सदन. सिमिलरली सेवा सदन फाउंडेड बाय रमाबाई रानडे. और सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानडे ने किए.
और ये एग्जाम्पल हैं कि भारत महिला परिषद 1904 एंड ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 वर फाउंडेड एज वेल। इसी तरह से भारत महिला परिषद और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंसेस जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुए। देयरफॉर दिस इंस्टीट्यूशनल वर्क रीच्ड एट द नेशनल लेवल। और यह जो इंस्टीट्यूशनल वर्क थे, यह जो संस्थाएं काम कर रही थी, वह नेशनल लेवल तक पहुंच गई। फॉर द इशूज सच एज राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वोट एट्सेट्रा। और इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वुमेन के लिए बहुत अच्छे राइट्स मांगे गए, जिसमें कि राइट टू वोट था, राइट टू इनहेरिटेंस था। वुमेन हैड टू स्ट्रगल थ्रू द मीडियम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और वुमेन का अधिकार मिला कि इस माध्यम से वो अपने लिए लड़ाई लड़ सकें। रखमाबाई जनार्दन सेवे, जो रखमाबाई जनार्दन सेवे थे, वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमन डॉक्टर इन इंडिया। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिसिंग वुमन डॉक्टर थी रखमाबाई जनार्दन सेवे, यह इंडिया की मतलब फर्स्ट प्रैक्टिसिंग महिला थी, डॉक्टर थी। एंड शी डिलीवर्ड सीरीज ऑफ लेक्चर्स रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज ऑफ वुमेन। और उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए वुमेन के हेल्थ इश्यूज़ पर। शी ऑल्सो ओपन अ ब्रांच ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी एट राजकोट। उन्होंने एक ब्रांच रेड क्रॉस सोसाइटी की राजकोट में भी खोली। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ बिगेन टू इंक्रीज। देखिए डॉक्टर रखमाबाई सेवे उनके सावे जो हैं उनका यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया गया है। तो 20th सेंचुरी में वुमेन के पार्टिसिपेशन से पब्लिक लाइफ जो थी वो इंक्रीज होने लगी। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशनरी वर्क वॉज सिग्निफिकेंट। आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वुमेन वर इंक्लूडेड इन द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज एज वेल। तो उसके बाद में जो भी हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद भी हमारे जो वुमेन थे उनको इक्वालिटी मिले। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह हमारे संविधान में भी लिखा गया कि मैन और वुमेन एक ही तरह के हैं, अभी यहाँ पर या एक ही पोजीशन के हैं। अभी यहाँ पर देखिए डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, उनके बारे में दिया है। फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर थी वो। हर सन लीव्ड अ लाइफ ऑफ ओनली 10 days एंड देन डाइड। उनका एक बेटा हुआ जो 10 days विद इन 10 days ही रहा और उसके बाद वह डाइड हो गया। दिस सॉरो बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग हर टू स्टडी मेडिसिन। और यही जो दुख था उन्हें इंस्पायर कर ले गया कि उन्होंने मेडिसिन की स्टडी की। शी एक्वायर्ड MD डिग्री इन 1886। उन्होंने MD डिग्री ली 1886 में। वाइल रिटर्निंग टू इंडिया आनंदीबाई कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन जब वह इंडिया वापस आ रही थी तभी उन्हें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, TB की बीमारी होती है। एंड लेटर ऑन 16 फरवरी 1887 शी डाइड इन पुणे। और वह पुणे में उनका देहांत हो जाता है। तो यह भी हमारे हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। अभी हम दलित मूवमेंट देखेंगे। द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। हमें पता है कि हमारा जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर था वो इनइक्वालिटी पर बेस्ड था। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु ब्रॉट अबाउट अवेकनिंग ऑफ द पीपल अगेंस्ट द अनजस्ट ट्रीटमेंट गिवन टू दलित्स इन द सोसाइटी। तो महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु, इन्होंने हमारे समाज में बहुत अवेकनिंग लाई, जागृति लाई कि हमें इस तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, अनजस्ट नहीं रहना चाहिए। फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ महात्मा फुले, गोपाल बाबा वालंकर and शिवराम जानबा कामले वर्कड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उनसे इंस्पायर होके गोपाल बाबा वालंकर और शिवराम जानबा कामले महात्मा फुले से इंस्पायर हुए और उन्होंने भी अनटचेबिलिटी पर बहुत काम किया। इन 1888 गोपाल बाबा वालंकर इन हिज बुक विट्ठल Vidwansana condemned untouchability. Shivram Janba Kamble started the magazine Somvanshya Mitra on 1st July 1908. He raised voice regarding issues of मुरलीज एंड जोगतीन्स। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अलग अलग जो एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे उन्हें बनाया और कुछ मैगजीन्स के जरिए हमारी जो समाज है उसमें
हमारे समाज में जागृति लाने की कोशिश की कि इस बारे में कि हमें जो जो अस्पृश्यता वगैरह है, ऊंच नीच का भेदभाव है, हमें भुलाकर एक यूनिटी से आगे बढ़ना होगा। इसी तरह उस समय ना महाराष्ट्र में कुछ प्रथा थी, मुरलीस और जोगतीस जो होते थे उनके बारे में। उसमें क्या करते थे कि जो बच्चे थे उनको छोटे पन से ही मंदिर में छोड़ दिया जाता था। लड़के हों तो मुरलीस और जोगती, लड़कियां हो तो जोगतीस, इस तरह से उन्हें छोड़ दिया जाता था। और उनकी देखभाल के लिए भी मतलब कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए उन इन समाज सुधारकों ने आवाज़ उठाई। और ही ऑल्सो टुक इनिशिएटिव फॉर मैरिजेस ऑफ देवदासी प्रथा जो थी महाराष्ट्र में, उसे भी इन्होंने ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन तमिलनाडु पेरियार रामास्वामी स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑफ फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसी तरह तमिलनाडु में भी पेरियार रामास्वामी जो थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की अनटचेबिलिटी के खिलाफ। इन 1906 महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे स्टार्टेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दलित्स। इसी तरह 1906 में महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन जो थी वह चलाया, जिसमें कि दलितों की प्रगति के लिए ध्यान दिया गया। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज टू मेक द दलित सेल्फ रिस्पेक्टफुल। इनका इम्पॉर्टेंट वर्क था कि जो दलित हैं उनको सेल्फ रिस्पेक्टफुल बनाया जाए और वेल एजुकेटेड एंड इंगेज्ड इन द वर्क, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए और उनको अच्छा काम मिल सके। वाइल द सेकेंड पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज टू डिस्ट्रॉय द डिलूसिव आइडियाज़ रिगार्डिंग दलित्स इन द माइंड्स ऑफ द अपर कास्ट। और उनका एक और मिशन था कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके दिमाग से यह हटाया जाए कि कोई भी समाज ऊंचा या नीचा नहीं होता, कोई भी लोग छोटे या बड़े नहीं होते। फॉर दिस पर्पज़ ही फाउंडेड मराठी स्कूल्स, वर्क स्कूल्स इन द पार्ट्स ऑफ द परेल। उन्होंने इसके लिए मराठी स्कूल्स बनाए और बहुत सारे जो काम हैं उन स्कूल के माध्यम से किए। देवनार इन मुंबई, इस तरह से उन्होंने परेल, देवनार, इस ऐसे जगहों पर क्या बनाए, स्कूल्स की स्थापना की। एक्टिवली टुक पार्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दलित क्लास रिगार्डिंग सत्याग्रह फॉर एंट्री इन द पार्वती टेम्पल एट पुणे। और उन्होंने खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि जैसे पुणे में पार्वती टेम्पल था वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह किया दलित क्लास के लिए, मंदिर ओपन करवाने के लिए। शेतकरी परिषद ऑफ दलित, जो शेतकरी परिषद बनाई दलितों की, फेडरल इलेक्टोरेट एक्सेट्रा। और खुली तौर पर जो चुनाव की प्रक्रिया हो, खुली तौर पर हो, बिना किसी जाति भेद के हो, इस तरह से उन्होंने काम किया। राजर्षि शाहू गिव सपोर्ट टू लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जो राजर्षि शाहू थे उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप को सपोर्ट किया। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही लेड द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। तो उनके पीरियड, उनके काल में, उनके समय में उन्होंने नॉन ब्राह्मण जो मूवमेंट थी उसे आगे बढ़ाया। राजर्षि शाहू महाराज मेड रिवॉल्यूशनरी डिक्लेरेशन फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट ऑफ कोल्हापुर। और जो शाहू महाराज थे उन्होंने भी रिवॉल्यूशनरी डिक्लेरेशन किया, क्रांतिकारी डिक्लेरेशन किया फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट ऑफ कोल्हापुर। आरक्षण जो था कोल्हापुर के राज्य में स्थापित किया, आरक्षण बनाया। और ही मेड अ लॉ फॉर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। उन्होंने कानून बनाया कि सभी को फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होगा। ही डिड सब्सटेंशियल वर्क फॉर अबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन। और उन्होंने बहुत काम किया ताकि कास्ट जो डिस्टिंक्शन हमारे कंट्री में, हमारे राज्य में चल रहा था, वो ख़त्म हो सके। देयर वर 3 restrictions put up in the caste system: interdining, intermarriage and change of occupation। तो 3 ऐसे restrictions थे जो कास्ट सिस्टम में लगे हुए थे। उन सबको हटाकर उन्होंने इंटरडाइनिंग, इंटरमैरिज, अंतरजातीय विवाह और सबके साथ में बैठकर भोजन करना और चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, कोई भी किसी तरह का व्यवसाय चुन सकता है, इस तरह के अधिकार उन्होंने चलाए। इन दिस रिगार्ड्स ड्यूरिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज शाहू महाराज एट फूड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दलित पीपल एंड ओवरथ्रू द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरडाइनिंग। तो जो भी पहले ऐसा था कि सब अपनी ही अपनी कास्ट में जो भी काम करते थे, ऊंच नीच का भेदभाव, बहुत सारा सोशल डिस्टिंक्शन हमारे समाज में फैला था, उसे दूर करने के लिए शाहू महाराज ने जो दलित लोग थे उनके साथ में बैठकर खाना खाया और उन्होंने जो भी
खराब प्रथा थी उसे ख़त्म किया। शाहू महाराज बिलीव दैट टिल द रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर मैरिज इज फॉलोड टिल देन द कास्ट डिस्टिंक्शन विल नॉट बी अप्रूटेड। तो उन्होंने अंतर जातीय विवाह की कोई भी किसी भी कास्ट में विवाह कर सकता है, इस तरह की प्रथा को भी आगे बढ़ाया। और ही पास्ड द एक्ट ऑफ इंटर कास्ट मैरिज एंड गेव इट अ लीगल एक्सेप्टेंस इन हिज स्टेट। तो जो अंतर जातीय सिर्फ अपने ही कास्ट में शादी करना उसे भी हटाया और उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज को मान्यता दी, लीगली मान्यता दी। ऑन 22 फरवरी 1918 ही अबॉलिश्ड द बलूतेदारी सिस्टम। और 22 फरवरी 1918 को उन्होंने बलूतेदारी सिस्टम को ख़त्म किया बाय द पब्लिशिंग अ डिक्लेरेशन इन द गवर्नमेंट गजेट ऑफ स्टेट ऑफ कोल्हापुर। तो उनके जो भी कोल्हापुर स्टेट में जो गवर्नमेंट गजेट में उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि अब यहाँ पर बलूतेदारी सिस्टम नहीं रहेगी, कोई भी अपना व्यवसाय अपने मन से चुन सकता है। परमिशन वॉज ग्रांटेड टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन बाय एनीवन बाय गिविंग फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन बाय शाहू महाराज द पीपल वर फ्रीड फ्रॉम अ टाइप ऑफ सोशल स्लेवरी। तो जो सामाजिक बंधन था उससे लोग छूटे और नए व्यवसाय चुनने में लगे। द जस्टिस पार्टी डिड वैल्यूएबल वर्क फॉर सोशल इक्वालिटी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी जस्टिस पार्टी जो थी उसने बहुत अच्छा काम किया सोशल इक्वालिटी के लिए। महात्मा गांधी टुक अप द इशू ऑफ इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन हिज हैंड्स एंड पुट इट अप ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो गांधी जी ने तो आंदोलन पहले ही चलाया था अस्पृश्यता के खिलाफ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में यह ऑलरेडी चल रहा था। वाइल एट यरवड़ा प्रिजन ही डिबेटेड विद द रिजिड हिंदू पंडित्स स्टेटिंग दैट द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदूज डू नॉट सपोर्ट अनटचेबिलिटी। उन्होंने हिंदू पंडित जो थे उनके साथ भी डिबेट करके यह सिद्ध किया कि कोई अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ हिंदूज में नहीं रहना चाहिए और हिंदूज इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं करते। ही गेव इंस्पिरेशन टू हरिजन सेवक संघ, और उन्होंने हरिजन सेवक संघ उसको इंस्पिरेशन दिया, उसे आगे बढ़ाया बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। अमृतलाल विठल दास ठाकर अलायंस ठक्कर बाप्पा अप्पा साहेब पटवर्धन एट्सेट्रा दीज एक्टिविस्ट डेडिकेटली वर्क फॉर इक्वालिटी। तो ऐसे कुछ और लीडर्स थे जिन्होंने इक्वालिटी के लिए काम किया। द स्ट्रगल ऑफ दलित्स बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दलित जो थे उनके काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप में हुए। ही एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उनका जो एम था कि जो समाज है किस पे कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए, जहाँ पर लिबर्टी हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो और सब अपने अधिकारों के साथ रह सकें। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द इनजस्टिस टू द दलित्स एंड इनक्वालिटी वुड नॉट एंड अनलेस द कास्ट सिस्टम वॉज कम्प्लीटली अपरूटेड। उनका ऐसा मानना था कि ये समाज की अन्याय तभी ख़त्म होगा जब दलित इनइक्वालिटी ऐसे जो भी कास्ट सिस्टम इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह की जो प्रथाएं हैं, जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जब तक इन्हें उखाड़ कर फेंका नहीं जाएगा तब तक समाज एक समान नहीं बन पाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल इक्वालिटी वॉज द राइट ऑफ दलित्स। उनके अनुसार दलित जो हैं वो सोशली इक्वल हैं। ही इंटेंडेड टू कैरी आउट अ मूवमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने एक आंदोलन चलाया सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही इस्टेब्लिश द बहिष्कृत हितकरणी सभा इन जुलाई 1924। इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे बहिष्कृत हितकरणी सभा कहते हैं। 1924 में बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड वॉज द इंस्पिरेशनल मैसेज गिवन बाय हिम टू हिज फॉलोअर्स। और उन्होंने हमेशा खुद से एजुकेटेड रहो, ऑर्गेनाइज रहो, इस तरह का मैसेज अपने फॉलोअर्स को दिया। बाबा साहेब बोले गॉट अ बिल पास्ड इन द बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली फॉर द पब्लिक वाटर रिजर्वायर टू बी ओपन टू द अनटचेबल्स। बाबा साहेब बोले ने तो पहले ही एक बिल पास करवा लिया था बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली से कि जो पब्लिक वाटर रिजर्वायर है, मतलब जो भी खुले पहले तो नदी तालाब में भी जो लोअर कास्ट माने जाने वाले लोग रहते थे उन्हें पानी भी नहीं छूने दिया जाता था। तो बाबा साहेब बोले ने एक बिल पास करवाया जिसमें यह इस तरह का जो भी बंधन था उसे हटाया गया। हाउएवर इन रियलिटी द वाटर रिजर्वायर्स वर नॉट एक्सेसिबल टू दलित्स एंड हैंस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड सत्याग्रह एट
चौदार लेक इन महाड़। तो बिल तो पास हो गया था, लेकिन अभी तक इस तरह से कुछ खुला नहीं था, कोई रिजर्वायर खुले नहीं थे जो दलित लोग थे उनके लिए। तो ऐसे समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके फॉलोअर ने जो महाड़ में चौदार लेक है, चौदार तालाब है, उधर जाकर सत्याग्रह किया और उस पानी को अपने हाथ में लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वह जो नियम था कि दलित इसे छू नहीं सकेंगे, उसे तोड़ा। ही ऑल्सो बर्न द मनुस्मृति विच एडवोकेटेड इनइक्वालिटी, और मनुस्मृति की प्रति भी उन्होंने वहाँ पर जलाई कि जो इनइक्वालिटी दर्शाती है, असमानता दर्शाती है। इन 1930 ही स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द एंट्री ऑफ दलित्स इन द कालाराम टेम्पल एट नासिक। और 1930 में उन्होंने सत्याग्रह किया कि कालाराम टेम्पल जो नासिक में है वहाँ पर भी दलित्स को एंट्री मिलनी चाहिए। दिस सत्याग्रह वॉज लेड बाय कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़। कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ ने भी इस सत्याग्रह का जो है समर्थन किया। न्यूज़पेपर वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर्स मूवमेंट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो जो भी मूवमेंट थी उसका जो मेन पार्ट था वो न्यूज़पेपर थे। टू क्रिएट अवेकनिंग इन द सोसाइटी एंड टू वॉइस आउट देयर ग्रीफ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड न्यूज़पेपर लाइक मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता एट्सेट्रा। तो लोगों में, समाज में जागृति लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने न्यूज़पेपर निकाले जिनके नाम थे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, इस तरह के कुछ न्यूज़पेपर निकाले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर established द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ही अपोज द लॉज दैट वेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को स्थापना की और उन्होंने ऐसे लॉज को अपोज किया जो कि वर्कर्स के अगेंस्ट थे। इन 1942 he established ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन टू पुट फोर्थ द इशूज़ ऑफ दलित्स। और डॉक्टर अंबेडकर ने देखिए यहाँ पर 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की थी दलित्स लोगों के लिए थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इक्वालिटी इन मॉडर्न इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक कंट्रीब्यूशन दिया कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारे मॉडर्न इंडिया का इक्वालिटी पर बेस होना चाहिए। In 1956, along with his innumerable followers, he embraced Buddhism and advocated humanity and equality। और in 1956 में उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ ही बुद्धिज़्म को स्वीकार किया और जो कि ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी का संदेश देता है। द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी हैज़ अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इस तरह से इक्वालिटी का जो स्ट्रगल था उसकी बहुत प्रोमिनेंट और मेन पोजीशन मानी जाती है मॉडर्न इंडिया के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।